हेलो बच्चों, मैं रीजू शर्मा आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित। कार्ल मार्क्स चल रहा था। कार्ल मार्क्स के दो सिद्धांत मैंने करा दिए थे। आज उनके एक और सिद्धांत के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो सत्य की प्रणाली की खोज का एक सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है, जिसके माध्यम से कार्ल मार्क्स एक सत्य की खोज करता है, जिससे एक नए समाज का निर्माण होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में सत्य की प्रणाली की खोज में जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सबसे पहले समाज में कोई भी विषय वस्तु एक बाद के रूप में हमारे सामने आती है। जब वो बाद के रूप में हमारे सामने आती है तो समाज में जब कोई विषय वस्तु बाद के रूप में आती है तो उस समाज में कुछ समय बाद उसके विरोध में एक विवाद या प्रतिवाद, ठीक है, या बाद के विरोध के रूप में जो हमारी चीज आती है उसे विवाद या प्रतिवाद के रूप में वो हमारे सामने आती है। ठीक है, वाद विवाद, ठीक है, एक विषय वस्तु आई, उसके विरोध में कोई चीज आई, दोनों में संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, कार्ल मार्क्स कहते हैं, और एक नए स्वरूप जो होता है वो हमारे सामने आता है, जिसे कार्ल मार्क्स ने कहा है संवाद। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक नए समाज के निर्माण में जो प्रोसेस है ये आगे तक ऐसे ही चलती रहती है। कुछ समय बाद जो संवाद होता है ये एक क्या होता है, सत्य होता है। सत्य की खोज की होती है कार्ल मार्क्स ने। यही सत्य फिर कुछ समय बाद अपूर्ण सत्य के रूप में सामने आता है और यही संवाद आगे चलकर फिर वाद का रूप लेता है और इस वाद के बाद फिर से विवाद या प्रतिवाद और फिर उन दोनों में संघर्ष और एक नए संवाद का उदय होता है। इसी प्रक्रिया से समाज का जो विकास है, जो निर्माण है, वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। ये कार्ल मार्क्स से पहले हीगल एक विचारक रहे हैं, उन्होंने भी इस पर फोकस किया है, लेकिन उन्होंने जो अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो तथ्य रखा था, जो पॉइंट रखा था, वो उन्होंने विचार रखा था। विचार के आधार पर उन्होंने इस प्रक्रिया को समझाया, लेकिन कार्ल मार्क्स यहाँ पर इस प्रक्रिया को समझाने के लिए भौतिक तत्व को, अचेतन जड़ तत्व को लेकर यहाँ पर समझाता है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने एक उदाहरण दिया है पौधे का। उन्होंने कहा है कि एक बीज जो होता है वो बाद के रूप में, यानी कि बताते हैं कि बीज होता है क्या है, वो बाद है, यानी कि यहाँ पर ये बाद जो आया है वो क्या है, बीज है। उस बीज को क्या किया जाता है, जमीन में बोया जाता है, और जमीन में जब बोते हैं और उसके अंदर जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, संघर्ष होता है उस मिट्टी के अंदर और उस बीज के बीच में, उस संघर्ष की स्थिति को यहाँ पर कहा गया है प्रतिवाद। और उस संघर्ष की स्थिति के बाद जब जमीन के ऊपर वो पौधा निकल कर आता है उसको कार्ल मार्क्स ने कहा है संवाद। और वही पौधा जब बड़ा होकर पेड़ बनता है और नए बीज का निर्माण करता है तो वो उसमें फिर से उस संवाद क्या बदल जाता है, बाद के रूप में बदल जाता है। यहाँ पर तीन शब्द लिए हैं कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में, जिसे इसे समझाने की कोशिश की है समाज के परिप्रेक्ष्य में। वो क्या है, पहला है द्वंद्व। द्वंद्व, देखिए द्वंद्व का मतलब है संघर्ष। ठीक है, दो वर्गों में संघर्ष किया है, यहाँ पर दो वर्गों में संघर्ष की स्थिति। ठीक है, संघर्ष। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर भौतिक। भौतिक, भौतिक का यहाँ पर अचेतन तत्व, अचेतन तत्व या जड़ तत्व। ठीक है, और तीसरा लिया है इन्होंने बाद, यानी कि धारणा या विचार। ठीक है, यानी कि इस बताते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में द्वंद्व यानी कि दो वर्गों में संघर्ष की स्थिति होती है, भौतिक यानी अचेतन तत्व होता है और वाद यानी कि धारणा या विचार।
तो इससे क्या सरल अर्थ निकल के आता है कि जो भौतिकवादी प्रवृत्ति है वो द्वंद्ववाद पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि वो जो जड़ तत्व है उस जड़ तत्व के आधार पर क्या होता है, दो वर्गों में संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और एक नई विचारधारा सामने हमारे आती है। समाज में जो परिवर्तन होता है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, अचेतन तत्व है, यानी कि जो पदार्थ है, भौतिक परिस्थितियां हैं, उनमें जब परिवर्तन आता है तो दो वर्गों का जन्म होता है, उनमें संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और एक नई धारणा का जन्म समाज में होता है और इसी प्रकार से एक नए समाज का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। जो मैंने आपको पहले भी बताया उसके पिछले सिद्धांत में कि समाज की जो अवस्थाएं बताई हैं उसमें कि किस तरह से एक अवस्था से दूसरी अवस्था जो है आगे की तरफ बढ़ रही है, तो उसमें जो प्रोसेस है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो उसमें बिल्कुल परिलक्षित होता है कि समाज के अंदर भौतिक परिस्थितियां आती हैं, बदलती हैं, दो वर्ग बनते हैं, उनमें संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और एक नए समाज का निर्माण होता है। फिर से उस समाज में एक जड़ तत्व में यानी कि भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन होता है, फिर से वर्ग बनते हैं और फिर से क्या होता है, उसमें परिवर्तन आता है। तो ये है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इसका एक सिद्धांत और है जो इसी से ही थोड़ा सा रिलेटिव है, इसमें ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, वो है राज्य के अवसान का सिद्धांत। राज्य के अवसान का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में राज्य के अवसान का सिद्धांत का मतलब है कि राज्य जो संस्था है, वो जो राज्य संस्था है उसका जो क्षीण होने की स्थिति है, वो समाप्त होने की स्थिति है। उस सिद्धांत को यहाँ पे बताया है कि समाज का एक ऐसा स्वरूप आएगा जिसमें मैंने आपको 6 अवस्थाएं बताई थी, उसमें समाजवादी अवस्था और साम्यवादी अवस्था यानी 5वें और 6वें नंबर की जो अवस्था है उसमें 5वें नंबर की अवस्था में जो राज्य है वो संस्था वो क्षीण होने लगती है और 6वीं अवस्था में राज्य रूपी संस्था का पूरी तरह से क्या हो जाता है, अंत हो जाता है कार्ल मार्क्स के अनुसार। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने राज्य के अवसान का सिद्धांत कि राज्य किस तरह से क्षीण होता है, खत्म होता है, उस सिद्धांत को बताया है और उसने कहा है कि राज्य जो समाप्त होता है उसमें जो पहला कारण आता है वो निजी संस्था का अंत। क्या आता है, निजी संस्था का अंत, निजी संपत्ति का अंत या निजी संस्था का अंत। देखिए मैंने आपको 6 अवस्थाएं बताई थी, उसमें दास अवस्था बताई थी और दास अवस्था में मैंने आपको बताया था निजी संस्था का उदय होता है और उस निजी संस्था के उदय होने से अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए उन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, राज्य रूपी संस्था का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ कार्ल मार्क्स कहते हैं जब समाज में से निजी संस्था क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ये संस्था क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो राज्य रूपी जो संस्था है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसका अंत समाप्त हो जाएगी, वो समाप्त। दूसरी स्थिति है वर्ग संघर्ष का अंत, वर्ग संघर्ष का अंत, वर्ग संघर्ष का अंत। देखिए दूसरी अवस्था है वर्ग संघर्ष का अंत, ठीक है, यानी कि वर्ग संघर्ष कब होता है, जब समाज में 2 वर्ग होते हैं। 5वीं अवस्था में कार्ल मार्क्स ने सीधा सीधा बताया है समाजवादी अवस्था में कि पूंजीवादी ये जो वर्ग है उसका अंत हो जाएगा, एक मात्र समाज में श्रमिक वर्ग रह जाएगा, ठीक है, तो शोषण करने वाला नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही वर्ग रहेगा जिसमें योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा। ऐसी अवस्था में जो राज्य है उसकी शक्तियां उसमें क्या हो जाएंगी, क्षीण होती चली जाएंगी, ठीक है। तीसरी अवस्था है मानव चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन, मानव चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। ये 6ठी अवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या साम्यवादी अवस्था जो मैंने आपको बताई थी कार्ल मार्क्स ने 6ठी अवस्था, जिसमें किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं रहेगा। जब कोई वर्ग नहीं रहेगा तो राज्य रूपी संस्था पूरी तरह से इस में समाप्त हो जाएगी और इसमें लोगों को अपनी योग्यता अनुसार, आवश्यकता अनुसार सब कुछ चीजें उसमें क्या मिलेंगी, मिलेंगी वेतन के रूप में, वस्तुओं के रूप में। और उसमें जो
मानव होगा वो चरित्र में उसमें गुणात्मक परिवर्तन होगा। चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन मतलब उसमें अच्छाइयां पैदा होने लगेंगी। वो सिर्फ क्या करेगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, बल्कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिर्फ कार्य करेगा। तो इस अवस्था में पूरी तरह से जो राज्य होगा वो क्या हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में राज्य के अंत के बारे में बताया है कि किस प्रकार से राज्य रूपी संस्था का अंत होगा। अब हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कार्ल मार्क्स ने तो बता दिया कि भाई राज्य का अंत हो जाएगा, लेकिन क्या ये संभव है? आलोचक यहाँ पे इसकी आलोचना करते हैं कि राज्य रूपी जो संस्था है उसका उदय किसी के हितों की रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि समाज के संपूर्ण जो लोग हैं उसमें शांति व्यवस्था बनाने के लिए, उनके कल्याण के कार्य करने के लिए इस संस्था का उदय समाज में हुआ है। एक ऐसी संस्था जो समाज में हमेशा बनी रही है और आज भी वो क्या है, बनी हुई है। समाजवादी अवस्था जो बताई है, साम्यवादी अवस्था की बात जो कार्ल मार्क्स करते हैं, कई देशों में समाजवादी अवस्था क्या हुई है, उसका अंत हुआ है, लेकिन राज्य रूपी संस्था अब भी वहां पर क्या है, विद्यमान है। जबकि कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि समाजवादी अवस्था में राज्य की शक्तियों क्या हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी, और साम्यवादी अवस्था में तो राज्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। राज्य रूपी संस्था आज भी देशों में बनी हुई है और राज्य रूपी संस्था के द्वारा वहां पे विश्व की शांति, समाज की शांति के लिए कार्य किए जाते हैं। तो जो कार्ल मार्क्स का अवसान का सिद्धांत है, राज्य के अवसान का जो सिद्धांत है वो पूर्णतः कैसा है, गलत नजर आता है। तो कार्ल मार्क्स के ये सिद्धांत हैं, 4 सिद्धांत, मैंने 2 पहले बता दिए हैं, 2 आज मैंने, ये पूर्ण हो गए हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।